स्वागत है, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस और एक नए सेशन में गाइस, जहां पे अपन सीखने वाले हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया से रिलेटेड सारी की सारी चीजें। गाइस, क्या आप एक्साइटेड है कुछ नया सीखने के लिए? देन लेट द गेम बिगिन। सो आज भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, आज का भी सेशन वही लिमिटेड रहेगा। बट आज जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं ना गाइस, ध्यान रखना, मेरे फर्स्ट लेक्चर से लेकर मेरे लास्ट लेक्चर तक उसका इम्पैक्ट एंड तक रहेगा। मतलब इट इज लाइक अ बेसिक फाउंडेशन जो मैं तुम लोगों के लिए ले करने वाला हूं आज। एंड स्टॉक मार्केट का नाम सुना है तुम लोग ने? स्टॉक मार्केट में चीजें कैसे फंक्शन करती है, आज वो तुम लोग को पता चलेगा। क्या तुम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जानते हो? क्या सुना है तुम लोग ने क्या होता है स्टॉक मार्केट? तो आज का मेरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स विद फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। सो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कितना स्ट्रांग है विद फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो obviously, as a student of finance you will always be excited to know more about the stock market। क्या होता है एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, हाउ द सिस्टम्स वर्क, ऑल ऑफ दैट इज सो इंटीग्रली कनेक्टेड विद द इंडियन मार्केट्स। अब कैसे ये चीजें फंक्शन करती है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, एक बात याद रखना, तुम लोग ने बचपन में जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, वो और फाइनेंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। अपने को कई बार रियलाइज नहीं होता है, बट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस गो हैंड इन हैंड। अगर आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है, इन जनरल लाइफ बोल रहा हूं, वहां पे अभी आप बोलोगे सर मैं तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई भूल गया। वैसा नहीं, इन जनरल एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बताता हूं मैं। सपोज कोई बड़ी गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक मैक्रो लेवल पे, लार्जर लेवल पे चीजें क्या चल रही है। और दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि भाई उस इन्फ्लेशन का इंपैक्ट एक छोटे से किराने के दुकान वाले के ऊपर क्या आ रहा है, उस बोलते हैं ना इंटरेस्ट रेट्स का इंपैक्ट एक होम लोन टेकर के ऊपर क्या आ रहा है, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा मैंने बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस। एंड अगर इसको कनेक्ट करके अपन लोग ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, ट्रस्ट मी, वी विल रीच एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। एंड ऑब्वियसली मेरा तो इंटेंशन यही है कि आप लोगों को उस तरीके से ही वर्कआउट किया जाए, सो दैट यू आर लॉजिकली ऑल्सो स्ट्रांग। कि कल उठ के जब आप सीए में बन के जो भी आप कर रहे हो, वो बन के अगर आप मार्केट में खड़े रहते हो ना और बोलते हो ना कि यस मैं फाइनेंस का बंदा हूं, देन यू शुड से दैट कॉन्फिडेंटली। एंड वो कॉन्फिडेंट कहां से आएगा? ओनली विद द नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू हैव। तो मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सके मैं इसको नॉलेज ओरिएंटेड रखूंगा। एंड ऑब्वियसली कनेक्ट तो करना ही है अपने को। देखो, एक चीज समझ लेना, एग्जाम तो अच्छे मार्क्स से क्लियर करना ही है। कल अपन लोग ने एक दूसरे को एक प्रॉमिस भी दे दिया दैट वी आर गोइंग टू स्कोर 80+। एंड एश्योर दैट इफ कंसिस्टेंटली डन, जो भी मैं बोलते जा रहा हूं एग्जाम तक आपके साथ रहने वाला हूं मैं, देन इन दैट केस 80+ विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। पब्लिक कहां पे डिवाइड हो जाता है पता है? खाली एक चीज के ऊपर, एंड दैट इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। दैट्स इट। बाकी आप मेरे से ही पढ़ रहे हो, बाकी भी स्टूडेंट है जो मेरे से ही पढ़ रहे हैं, बट स्टिल मेरे ही स्टूडेंट में भी वो बाइफर्केशन आता है। एक स्टूडेंट को आ जाता है 90 मार्क्स, एक स्टूडेंट को आ जाता है प्रॉबेबली 40 और 50 मार्क्स। तो व्हाई इज दैट बाइफर्केशन? मैंने तो सेम बुक्स दिया आप दोनों को, सेम चीज पढ़ाई है, राइट? सेम नोट्स है सबके पास। then what is the problem? The problem is discipline and consistency. guys, लाइफ में अगर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी अगर अपने अंदर आप लोग ने डाल दी ना, देन इन दैट केस दुनिया की कोई भी चीज तक आप पहुंच सकते हो। ये जो आपका दिमाग है ना, ये बड़ा ही यू कैन से नटखट है। इट वांट्स टू रिलैक्स, इट वांट्स टू बी इन द कंफर्ट जोन, इट डजंट वांट टू ब्रेक द बैरियर्स। बट अगर अपने आप के माइंड को कंट्रोल किया आपने, एंड यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड, खत्म। फिर बाद में एज दे से
सक्सेस इज गोइंग टू बी विद यू फॉर श्योर। फॉर एग्जाम्पल, अभी से मैं ऐसे ही रिलैक्स कर रहा हूं, बैठा हूं, तो आई विल बी टेम्पटेड, मेरा माइंड है ना, एक डोपामीन करके एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको अच्छा लगता है, क्या टेम्प्ट हो जाऊंगा मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के लिए, मतलब मैं नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी चालू कर दूंगा, या फिर फॉर एग्जाम्पल मोबाइल पे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना चालू कर दूंगा। अब दूसरा, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, देन इन दैट केस आइडियली मेरे को ना नेटफ्लिक्स एंड चिल करना चाहिए, ना सोशल मीडिया पे रहना चाहिए, मुझे मेरी पढ़ाई करनी चाहिए। बट ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट काम है करना, पढ़ाई करना किसको अच्छा लगता है? सो ये पूरा माइंड का गेम है। जो वो माइंड को अपने आप को कंट्रोल कर पाया है एंड बोल पाया है, नहीं माइंड, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, मेरे लिए लॉन्ग टर्म में, ये आज मैं मूवी देख रहा हूं ना, वो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, मेरे लिए लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला है पढ़ाई से। अगर आप अपने ये माइंड को मना पाते हो, यू नो वेयर विल यू स्टैंड, ठीक है ना? सो दैट्स द सिंपल थिंग ऑलवेज। तो सही बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं? नथिंग, जो पढ़ा रहे हैं वो तो आपको क्लास में समझने आने ही वाला है, नहीं आता तो डाउट पूछ लोगे आप। बट discipline and consistency, who is going to keep for anything that you are going to do, is going to make you stand out, or you know what I mean to say, right? कोई भी चीज में हो, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। आस्क इट, इज इट द राइट थिंग इन द लॉन्ग टर्म? ठीक है, अगर मैं आज नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देख लेता हूं ना, 3 घंटा गया, उसके बाद 1-2 घंटा सोचूंगा उसके बारे में, वो गया, और फिर पूरा दिन मेरा वेस्ट हो जाएगा। एंड उसी के अगेंस्ट में let me control my mind, let me tell, no, let me study for those 3 hours, and then वो आने वाला 2 hours probably I can relax। तो वो 5 hours जो एक नेटफ्लिक्स एंड चिल का था, एंड ये 5 hours, वो 5 hours है ना नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला, बाद में आपको स्ट्रेस देना चालू करेगा, ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। एंड लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली इट इज दीज थिंग्स विच विल बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसा मैंने बोला, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। एनीवेज, तो आज का ज्ञान हुआ ये तो। सो 80+ अगर अपने को लाना है गाइस, देन इन दैट केस, जैसा मैंने आपको बताया दैट ये अपना पूरा फेज वाइज पोर्शन को मैंने डिवाइड किया। आज मैं इससे रिलेटेड कोई बात करने ही नहीं वाला हूँ। सो इस फिलहाल मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, मेरा जो बुक है उसको भी मैं बंद कर देता हूँ। टुडे ऑल आई वांट इज योर डेवलपमेंट ऑफ माइंड रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मार्केट्स। एंड मुझे पता है वो डेवलपमेंट ऑफ माइंड तभी हो पाएगा जब जब मैं आपको कुछ बेसिक्स से कनेक्ट कर दूं, राइट? बिकॉज ठीक है, आप लोग ने इंटर में एफएम पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स आप लोग को पता है, शायद आप लोग आज आर्टिकलशिप भी कर रहे हो, बट आर्टिकलशिप में पूरा टैक्स है, ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, ये सब से आप घिरे हुए हो। सो कहीं भी फाइनेंस की चीजें नहीं आती है अपने आर्टिकलशिप के डोमेन में। So it becomes very important, even more important for me to lay down the base and then build over the things. तो चलो आओ, let's start with understanding of global financial markets with financial system of India. एक चीज हमेशा याद रखना, जैसा मैंने बोला, दो क्या कि there is a connection between what? There is a connection between economics and financial system of India. एंड जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं या मैं फाइनेंशियल सिस्टम की बात करता हूं, तो दो चीजें हमेशा किसी भी कंट्री को अफेक्ट करती है, और मैं बोलता हूं खाली कंट्री नहीं, वो हर एक इंडिविजुअल ऑफ दैट कंट्री को भी अफेक्ट करती है। कोई ऐसी चीज बोल सकते हो विच इज कॉमन टू बोथ अ इंडिविजुअल एज वेल एज द कंट्री एज अ होल? एनी आइडिया? एनीबॉडी? थोड़ा हाई लेवल का चीज पूछ लिया मैंने, बट लेट्स थिंक ना, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सोचना चालू करेंगे, तभी तो चीजें समझेगी। वैसे मैंने कल एक चीज बोली थी आपको, इकोनॉमिक टाइम्स, हाँ, कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा पढ़ना चालू करो धीरे धीरे करके, मैं भी उससे कनेक्ट करवाऊंगा तुम लोगों को चीजें, विल बी वेरी गुड गाइस, ट्रस्ट मी। ओ वाओ, विमल जैन हैज द आंसर एंड ही इज सेइंग सर इन्फ्लेशन। एंड लेट मी टेल यू मिस्टर विमल जैन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या इन्फ्लेशन का फर्क कंपनी लेवल पे आता है? यस। कंट्री लेवल पे आता है? यस। इंडिविजुअल लेवल पे आता है? यस। बस आज अगर कोई इन्फ्लेशन इज व्हाट? राइज इन प्राइसेस, राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अगर आज कोई भी कमोडिटी का प्राइस राइज होता है, ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स माय पॉकेट, ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स माय कंपनी, ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स माय
country. And the second thing is, yes, correct Swati. And the second thing is the interest rates. इसके बारे में, interest rates के बारे में आप लोगों को ज्यादा नहीं पता होगा. Don't worry, I will tell you everything about that also. So economic एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स, देन देर आर टू मेजर थिंग्स विच इम्पैक्ट एनी कंट्री, एनी कंपनी और एनी इंडिविजुअल एज अ होल. द सेकेंड इज रिसेशन. नो. सो सी हियर, one is inflation and the other is called as the interest rates. It is called as the interest rate. Sir, what is this interest rates? I will explain you everything. Don't worry. मेरे को एक बात बताओ. Does inflation affect people like you and me alike? Does it affect you? The answer is yes. Does it affect me? The answer is yes. It affects everybody, right? So this tells us that inflation is a very, very integral part of any country या economy's system. अब मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं जहां पे वन कंट्री वॉज नॉट एबल टू मैनेज इट्स इन्फ्लेशन एंड इसकी वजह से दैट कंट्री वॉज नॉट एबल टू ग्रो फॉर 40 लॉन्ग years. यस, यू हर्ड दैट राइट. खाली ये इन्फ्लेशन को प्रॉपरली मैनेज ना करने की वजह से. एंड दूसरा, एक्चुअली आई शुड राइट बोथ, इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन दोनों को मैनेज ना करने की वजह से the countries were devastated. One country was devastated, the other country couldn't grow for 40 years. Even though it has the world's best quality products, still it is not able to grow. आप सोचो ना, आप पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो भी आपका बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, बट स्टिल when you see your growth rate, it is zero. I mean, how baffling is that? Yes, that is what happened with one of the countries called as Japan. Have you heard of this country, Japan? Guys, Japan, on account of not managing the interest rates properly, जापान एज अ कंट्री ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया एंड 40 इयर्स तक ग्रो नहीं कर पाई, जिसको नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन. आई डोंट नो तुम लोग ने ये नाम सुना है कि नहीं, बट आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तुम लोग को. सर, खाली एक इंटरेस्ट रेट्स की वजह से? द आंसर इज अ बिग यस. जापान हैड टू फेस अ 40 ईयर स्टैगफ्लेशन. एंड दूसरा मेरा इकोनॉमी है यहां पे जिम्बाब्वे. सुना है नाम तुम लोग ने? जिम्बाब्वे कुड नॉट मैनेज इट्स इन्फ्लेशन and again country had to suffer a lot. Again same 40 years it had to suffer a loss. यहां पे आपको पता है क्या हुआ था? यहां पे हो गया था समथिंग कॉल्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन. आप लोग ने कभी न्यूज में भी पढ़ा होगा कि एक ब्रेड लेने के लिए आपको 50 लाख रुपए लेके जाने पड़ेंगे घर पे से, तब जाके आपको एक ब्रेड मिलेगा. What was that scenario? That was nothing but a clear cut case of hyperinflation. Absolutely correct, Uma Sharma. सो चलो आओ इन दोनों स्टोरीज को समझते हैं. तुम लोग को पता ही है जापान की स्टोरी क्या है, क्यों ऐसा हो गया? नहीं, चलो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा. वैसे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आप लोग ने कभी देखा होगा तो. इफ नॉट, डेफिनेटली आज तो अभी मैं बता ही रहा हूं तुम लोग को. तुम लोग को भी लिखना है साथ साथ में, तो लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. और बाद में ये नोट्स तो मिलने ही वाले तुम लोग को, तो वो नोट से भी तुम लोग ने कर लिया तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस. तब तक तुम लोगों को लिखना है, लिख सकते हो. चलो, लेट्स स्टार्ट. ओके,
सो पहली कंट्री है हमारी जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, एंड उस कंट्री का नाम है जापान। थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड टू फोर्थ लार्जेस्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट एंड सेकंड कौन सी है? नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, अब ये देखना इधर, जापान फर्स्ट इज यस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ह्यूज, एंड सेकंड है चाइना, अपना नेबर चाइना। फिर बाद में आ जाता है जापान। इंडिया इज ऑल्सो राइट अप देयर, यस। सो बात कुछ ऐसी है कि क्या हुआ, ध्यान से सुनना ये पूरी स्टोरी को, बहुत मजा आएगा आपको समझ के, सुन के दैट ओके ऐसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी ऐसा कुछ होता है। अपने को लगा यार ये तो छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं है। एक छोटी सी गलती फ्रॉम जापानीज गवर्नमेंट एंड इट हैड इट्स इंपैक्ट फॉर 40 लॉन्ग ईयर्स। सुनना ध्यान से। सो बात कुछ ऐसी है कि जापान 1950s में बेचारा के ऊपर 2 बॉम्ब फेंके गए, और वो भी छोटे मोटे बॉम्ब नहीं, एटम बॉम्ब। तो सर उससे क्या होता है एटम बॉम्ब फेंकते हैं तो? एटम बॉम्ब फेंकते हैं ना तो पूरा इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है दैट सो मेनी पीपल डाई एंड आने वाली जनरेशन गेट अफेक्टेड, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद जापान। यस, आई थिंक 1 मिनट के लिए कुछ ऑडियो चले गया था, कोई बात नहीं। सो बात कुछ ऐसी है कि 2 एटम बॉम्ब गिराए गए हिरोशिमा एंड नागासाकी में, एंड जापान वाज डिवास्टेटेड, खत्म हो गया था यार। अब इस कंट्री ने क्या कमबैक मारा है, वाह। सो हुआ क्या था, तुम लोगों को स्टोरी बताऊं मैं कि हाउ व्हाट हैपेंड। यूएसए ने जापान के ऊपर ये 2 बॉम्ब गिराए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी में। बट क्या हुआ था, सो बॉम्ब किया, जापान इज नाउ डिवास्टेटेड। अब ऐसे टाइम पे कोई भी क्या होगा पता है क्या? एक से ना बीच में एक्चुअली गूगल ड्राइव वालों को नहीं समझा होगा, बट थोड़ा सा टेक एरर आ गया था, तो लाइव वालों के लिए आई एम बैक। सो वेयर वाज आई? सो यूएसए ने क्या किया था आपको पता है? जापान ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, यूएसए का एक जगह है जिसको बोलते हैं पर्ल हार्बर। सो यूएसए गॉट अटैक्ड बाय जापान एट पर्ल हार्बर इन द वर्ल्ड वॉर 1। अब वो बदले की शक्ति, वो बोलते हैं ना बदले की आग जल रही थी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने बोला अभी वर्ल्ड वॉर 1 चालू है, हम लोग वी विल नॉट आंसर देम, वक्त आने पे हम आपको बताएंगे। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इज व्हाट यूएसए सेड टू जापान। वर्ल्ड वॉर 2 आया, जापान वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग, तब यूएसए ने बोला कि अब हम इसको दिखाएंगे इसकी औकात, और तब एज अ रिवेंज यूएसए ने जापान के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 2 एटम बॉम्ब फेंके। वन वॉज कॉल्ड एज हिरोशिमा बॉम्बिंग एंड द अदर वॉज कॉल्ड एज नागासाकी बॉम्बिंग। फिर बाद में दोनों में बोला कि भाई ठीक है भाई,
एक बॉम्ब तूने फेंका, एक बॉम्ब मैंने फेंका, चल हिसाब बराबर, ठीक है। बट इतना तुम लोगों को बुरा नहीं करना चाहिए था यूएसए, बट ठीक है, अभी कर दिया, कुछ नहीं बोल सकते। सो 1950s, ध्यान से सुनना, एक कंट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बट एक अलग ही लेवल का ये लोग के अंदर सुपर पावर है। किसमें? जापानीज लोगों में। उन्होंने बोला ठीक है, अब कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, अब हिसाब बराबर हो गया है। नाउ लेट अस गेट बैक टू द फोकस ऑफ डेवलपमेंट। बाय देन 1950s के हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग के बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी बंद हो गया, एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड। आफ्टर दैट एज अ कंट्री जापान यूनाइटेड, एंड उन्होंने बोला कि बॉस अभी अपने को अगर कुछ अच्छा करना है लाइफ में तो इट इज ओनली गोइंग टू बी पॉसिबल विद sheer hard work, and that is where Japanese people started putting a lot of efforts in ensuring that the country becomes a developed one. And in the year 1968, जस्ट इमेजिन करो, आप सोच भी नहीं पाओगे ये चीज को जो मैं अभी लिखने वाला हूं। 1968 में जापान बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। सोचो, एक कंट्री जो खत्म हो चुका है अब इज द सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अपने यहाँ पे बुलेट ट्रेन अभी आ रहा है, बराबर है। जापान में ऑलमोस्ट 1960s में वो लोग ने बुलेट ट्रेन लेकर आ गया था। सोचो मतलब कितने एफिशिएंट थे वो लोग, अनइमेजिनेबल। वर्ल्ड का कोई भी बेस्ट इन्वेंशन मतलब अपने को समझ जाने का, हाँ भाई जापान से ही आया होगा। सो दे वर वे अहेड ऑफ द होल वर्ल्ड। अब आपको थोड़ा उसके स्टॉक मार्केट के बारे में मैं बताता हूं, ठीक है। तो 1968, 1970 दे वर डूइंग वेरी वेरी गुड। 1985 में, ठीक है, चलो 1970 से लेकर 1985, ठीक है, 1970 से लेकर सपोज 1975 में उनका जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निक्केई, उनके इंडेक्स को बोलते हैं निक्केई। निक्केई का पॉइंट्स वर 14,000 पॉइंट्स। खाली एक ऐसे ही आपको आइडिया दे रहा हूं, रफ आइडिया। ये निक्केई क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ये सब सुना है तुम लोग ने। उनका एक इंडेक्स है, बस ऐसा समझ। 1970 में निक्केई इज 14,000 पॉइंट्स। इन द ईयर 1985, कैन यू इमेजिन कितना पॉइंट्स हो गया? बढ़ते बढ़ते, ठीक है ना, ये बढ़ते 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 से 20 पे आ गया। 1989 में ये कितना पॉइंट्स हो गया? 39,000 पॉइंट्स। जस्ट इमेजिन, 39,000 पॉइंट्स के ऊपर आ गया। एंड द होल वर्ल्ड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन जापान। उन्होंने बोला यार क्या क्या इकोनॉमी है, इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। 39,000 पॉइंट्स इन सच अ स्मॉल शॉर्ट स्पैन इज वेरी गुड। अब 1989 में इनका टोटल जीडीपी था $5 ट्रिलियन। $5 ट्रिलियन इंडिया का है कि आज की तारीख में भी? द आंसर इज दो। नाउ एक क्वेश्चन मैं अब तुम लोग को पूछता हूं। 1989 में निक्केई इंडेक्स 39,000 पॉइंट्स पे पहुंच गया। निक्केई का जापान का एज अ कंट्री द जीडीपी वाज $5 ट्रिलियन। नाउ सपोज टुडे, आज की तारीख में 2025 2026, आप मेरे को बताइए कितना होगा जापान का टोटल इकोनॉमी, मतलब टोटल जीडीपी। और इतना ही नहीं, दूसरा मेरे को और एक चीज बताओ, निक्केई क्या लेवल पे होगा आज की तारीख में? एनी गेसेस, एनीबॉडी, कम ऑन, सोचो कुछ भी, अपना कुछ भी रैंडम गैस दो। 1989 5 ट्रिलियन, 1989 सर निक्केई 39,000 पॉइंट्स। सर अभी आपने कुछ देर पहले बोला था जापान का इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पाया, तो आज भी बॉस कितना साल हो गया? 1989 plus 11, 2000 plus 25, 11 plus 25, 36 long years. And the GDP of this country is almost still the same. थोड़ा बढ़ गया होगा, that's it. And अगर मैं निक्केई का बात करता हूं, so it was 39,000 points. Today also it is still 39,000 points. In fact 39,000 points भी नहीं है, उससे भी कम है।
आप सोचो ना यार, 40 साल से उधर के उधर ही हो, ऐसा सोचो। चलो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। आज की तारीख में आप लोगों के पास कितना वेल्थ होगा? सर हम लोग तो क्या है, आर्टिकलशिप वाले हैं, कुछ वेल्थ होगा ही नहीं, बराबर है। समझो आपके पास है आज 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। नाउ इमेजिन द सेम 1 लाख रुपीज इन योर बैंक अकाउंट फॉर द नेक्स्ट 40 years। सोचने में ही नहीं आ रहा है ना, इट्स अनइमेजिनेबल कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। श्रेयांश बोल रहे हैं सर अभी 38,732 पॉइंट्स है एग्जैक्टली। सो इन शॉर्ट जहां पे था अभी भी वहां पे ही है ना। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए मैं डाल रहा हूं और 40 साल तक अकाउंट में 1 लाख रुपए ही रहेगा, तो कैसा लगेगा आपको यार? बस यही हालत हो गया था पूरे के पूरे जापान का। बट सर ऐसा क्यों हुआ? हाँ, अब ये समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। एंड उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दिस। एंड वहां पे ऑब्वियसली जापान के लिए द मेजर रीजन इज इट्स नॉन मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स को प्रॉपरली अगर मैनेज नहीं किया आपने, देन देख रहे हो ना 40 साल तक उधर के उधर ही रहोगे। जी हाँ। आइए अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं इसकी रियल स्टोरी के ऊपर। देखो, सो जापान ऑब्वियसली यार मतलब एक बहुत अच्छी कंट्री हो गया था एक टाइम पे। 1960s, 1970s, 1980s, these were golden years in the history of Japan। ठीक है ना। 60s में उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया, 70s में उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, 80s में उनको मिला सुपर नॉर्मल ग्रोथ। सो 60, 70, 80 बिलोंग टू द जापानीज पीपल। अब 80s के एंड आते आते जापानीज ने कुछ गलती की एंड देन पीछे हो गया। जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था दैट वाज देन टेकन ओवर बाय द चाइना। 1990s में चाइना ने जापान को देखा, बोला कि यार क्या कंट्री है, अपने को भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए। तो 90s में इंस्पिरेशन लिया चाइनीज वालों ने, चाइनीज के लोगों ने फ्रॉम जापान कि भाई 70s, 80s, 90s में कंट्री तो अलग ही लेवल पे बिल्ड हो गया है, अपने को भी ऐसा ही कुछ करने का है। 90s में उन्होंने अपने आप को बिल्ड करना चालू किया। Year 2000 to 2010 was their growth years. 2011 to 2020 they achieved super normal growth. Super normal growth, समझ रहे हो? लास्ट 2-3 साल से they are down, but other than that 1990s they बोलते हैं ना एक बिल्ड किया उन्होंने अपना चीज। 2000 to 2010 this decade belonged to the Chinese. 2011 to the 20 super normal growth to the Chinese people, government, economy, everything as a whole. So ऐसा है भाई, किसी भी कंट्री को अगर एकदम सुपर नॉर्मल, सुपर नेचुरल ग्रोथ चाहिए, so there is a process of 30 years. India is going through a good phase, but this has to consistently continue. If this continues for next few more years, then definitely अपने को भी super natural, super normal growth achieve होगा। And obviously each of us wants to be a part of it. तो इसके लिए आज की तारीख में अगर आप प्रोफेशनल बनते हो, there is a huge scope that lies ahead of you. चलो अब मैं आगे आप लोगों को जापान की ये स्टोरी को कंटिन्यू करता हूं, ध्यान से सुनना। यस, सो जापान का सीन कुछ ऐसा है कि से मैं तुम लोग को एक चलो एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं तो तुम लोग को समझ जाएगा। तुम लोग को ये समझता है, तुम लोग ने ये देखा होगा $1 इक्वल टू ₹90 हुआ। $1 इक्वल टू ₹90 और समझो कल हो गया $1 इक्वल टू ₹95। ठीक है। तो अब सपोज यूएसए ने इंडिया ने यूएसए से कुछ एक्सपोर्ट किया है। ठीक है ना। आई एम अ इंडिया इंपोर्टर। ठीक है, मैं यूएसए से मंगवा रहा हूं कुछ, मैं इंडिया का इंपोर्टर हूं, मैं यूएसए से मंगा रहा हूं। अब आज रेट था $1 इक्वल टू 90, कल रेट हो गया, टुमारो रेट हो गया $1 इक्वल टू 95। मेरे को पे करना है $1 लाख। क्या ना, इससे आज अगर मैंने पे करना भूल गया तो मेरे को तो 95 के हिसाब से कैन आई से ₹95 लाख पे करना पड़ेगा, विच इज यार अब मेरे को लगा कि ये क्या है यार, फालतूगिरी हो गया। 90 लाख के जगह पे अब 95 लाख रुपीज मेरे को पे करने को आ रहा है।
समझ रहे हो हुआ क्या पता है क्या, यहाँ पे जो डॉलर है ना, डॉलर वो अप्रिशिएट हो गया। तुम लोग को ये थोड़ा टेक्निकली ना समझे, बट ये एग्जांपल तो समझ गया ना कि भाई कल मेरा अगर $1.90 था और आज $1 इक्वल टू 95 हो गया है, देन इट मीन्स दैट अब इंडिया वाला अगर यूएसए से इंपोर्ट करेगा तो इट विल हैव टू पे 5 लाख रुपीज मोर, 5 लाख रुपीज मोर, बराबर। इसको बोलते हैं अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अप्रिसिएशन हुआ है यहाँ पे ऑफ डॉलर, किसका, अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। सर डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर भी होता है क्या, हाँ हो सकता है ना। सपोज क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर क्या होगा आप लोग ही बताओ। सपोज $1 इक्वल टू ₹90 है एंड कल उठ के हो गया $1 इक्वल टू ₹75, तो क्या हुआ, डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। फॉरेक्स जब अपन लोग करेंगे तब ये सब चीजें अपने को बराबर से पढ़नी है, ठीक है। अब हम्म, हम्म, अब जापान के साथ क्या हुआ, ध्यान से समझना। जापान, ये तुम लोग को लिखना है, एक बार लिख लो, लिखते जाओ सो दैट अब हुआ क्या पता है क्या जापान के साथ, ध्यान से सुनना। जापान एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ठीक है। जापान ने कुछ चीजें एक्सपोर्ट की फॉर $1 लाख टुडे, और आज इसका भाव था, आज इसका भाव है $1 इक्वल टू 350 येन, ठीक है। हुआ क्या, आफ्टर सम टाइम ये हो गया $1 इक्वल टू 250 येन। जापानीज एक्सपोर्टर्स विल बी हैप्पी और सैड, सोच समझ के बताओ। मैं बताता हूं क्या होगा, सुनना। अगर $1, सपोज आप यूएसए से हो, सपोज यू आर फ्रॉम यूएसए, तो कहना से यूएसए इंपोर्टर है। अब यूएसए का इंपोर्टर क्या बोलता है पता है क्या, टुडे आई हैव टू पे $1 का 350 येन, टुडे आई हैव टू पे $1 का 350 येन। आफ्टर 1 ईयर फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस हो गया या टुमारो ही हो गया, ये हो गया $1 इक्वल टू 250 येन, ठीक है। जो यूएसए का एक्सपोर्टर है, यूएसए का जो इंपोर्टर है उसको पे करना है, उसको कितना पे करना है, $10 लाख पे करना है। तो वो कितना पे करेगा बताओ, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 350 बराबर है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 350 लाख येन, करेक्ट। अब जब ये $1 इक्वल टू 250 येन हो गया, तो कहना है इससे अब उसको खाली 250 लाख येन पे करना है। सो जो यूएसए का इंपोर्टर है वो तो खुश हो गया, बट जापानीज एक्सपोर्टर बिकेम सैड बिकॉज ऑफ दिस। ये होने की वजह से, ये होने की वजह से जो हमारा जापानीज एक्सपोर्टर है ही बिकेम वेरी वेरी सैड। क्यों, क्योंकि अब जापान वाला एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा। आप सोचो ना, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको मिल रहा है $1 का 350 येन, जापानीज करेंसी एप्रिसिएट हो गया और हो गया $1 इक्वल टू 250 येन। अब साला आपको जो 250 लाख 350 लाख मिलता था, अब आपको मिलेगा खाली 250 लाख। 100 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है आप लोगों को। वाई, बिकॉज ऑफ दिस करेंसी फ्लक्चुएशन। क्यों हुआ ये करेंसी फ्लक्चुएशन, ये सब चीजें आप लोगों को धीरे धीरे बता रहा हूं, बट ये तुम लोग को समझ में आया, सिचुएशन, सिचुएशन समझ में आया। जापान एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, जापान जब यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको पैसा जो आ रहा है ना, पहले आ रहा था 350 लाख येन, अब आ रहा है खाली 250 लाख येन। तो जापान का एक्सपोर्टर वाज वेरी वेरी बैड सैड। जापानीज गवर्नमेंट ने क्या बोला पता है कि आप लोगों को, जापानीज एक्सपोर्टर्स को, जापानीज गवर्नमेंट ने जापानीज एक्सपोर्टर को बोला भाई अभी बहुत तुम लोग ने एक्सपोर्ट किया, अब तुम लोग इंटरनल सेल करना चालू करो। सो गवर्नमेंट ने बोला जापानीज एक्सपोर्टर को दैट प्लीज सेल इंटरनली, जापान सेल डोमेस्टिकली, डोमेस्टिकली मतलब विद इन द कंट्री
आप लोग गुड्स को सेल करो, विद इन द कंट्री आप लोग गुड्स को सेल करो। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि अब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको तो नुकसान हो रहा है। तो यहां पे ठीक है, जहां पे जापानीज गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ठीक है तुम ऐसा करो, तुम लोग डोमेस्टिकली गुड्स को सेल करो। डोमेस्टिकली मतलब विद इन द ओन कंट्री, जापान के अंदर ही तुम लोग सेल करो, क्योंकि तुम लोग अभी एक्सपोर्ट करोगे तो तुम लोगों को तो बैठा बैठा कितना नुकसान हो गया है फॉरेक्स करेंसी चेंज की वजह से। तो जापानीज एक्सपोर्टर बोले बराबर है, ये बात तो एकदम सही है। अब इसके लिए सुनना ध्यान से, क्या स्टोरी है मस्त है। इसके लिए देखो, जापानीज एक्सपोर्टर को लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि उसका इतना सारा एक्सपोर्ट में उसका करेंसी चेंज की वजह से द वैल्यू गॉट डाउन, जिसकी वजह से वो अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वो बोल रहा है खाली इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करना है क्या? खाली विद इन द कंट्री सेल करना है। अब अगर मेरे को खाली विद इन द कंट्री सेल करना है और मेरा जो इतना सारा एक्सपोर्ट था वो मेरा कट हो गया है, तो मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए गवर्नमेंट से। तो जापानीज एक्सपोर्टर्स ने बोला जापानीज गवर्नमेंट को, जापानीज एक्सपोर्टर्स वेंट टू जापानीज गवर्नमेंट, और जापानीज गवर्नमेंट को जाके बोला कि सुनो जापानीज गवर्नमेंट, हमारे को यार कुछ बोलते हैं ना, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चाहिए। क्यों लोन चाहिए? क्योंकि अब हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, विद इन द कंट्री हम लोग को सब बना के बेचना है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। वरना एक्सपोर्ट करते तो हम लोग का इतना सारा सेल्स हो जाता है कि एवरीथिंग इज मैनेज। बट यहां पे हो क्या रहा है, जो हमारा हाँ, जो हमारा इंटरेस्ट है ना, दैट इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, इंटरेस्ट रेट्स वेरी हाई, ऐसा उनको ये जापानीज एक्सपोर्टर ने बोला। किसको? गवर्नमेंट ऑफ जापान को, गवर्नमेंट ऑफ जापान को। तो जापानीज गवर्नमेंट बोला कि ठीक है भाई, अब तुम लोग का एक्सपोर्ट भी खराब हो गया है। तो जापानीज गवर्नमेंट ने बोला ओके लेट अस थिंक, और उन्होंने फिर पूछा भाई तुम लोग को क्यों चाहिए पैसा, क्यों तुम लोग को चाहिए कि इंटरेस्ट रेट्स हम लोग लो कर दे। भाई इंटरेस्ट रेट्स लो करने के लिए क्यों चाहिए? सो दैट वी कैन टेक लोन फॉर द बिजनेस एंड वी कैन ग्रो आवर बिजनेस डोमेस्टिकली। ऐसा जापानीज एक्सपोर्टर्स ने जापानीज गवर्नमेंट को बोला। हुआ क्या? विल यू बिलीव, जापानीज गवर्नमेंट ने जापानीज एक्सपोर्टर्स का बात मान लिया। इंटरेस्ट रेट्स जो 6% हुआ करता था उसको रिड्यूस करके जापानीज गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके बोल दिया इट विल नाउ बी 2%। इट विल नाउ बी 2% टू हेल्प द जापानीज एक्सपोर्टर्स। अब कोई भी कंट्री जब अपना इंटरेस्ट रेट सेट करता है तो वो तो इन जनरल सेट करता है, ऐसा थोड़ी बोलता है खाली जापानीज एक्सपोर्टर को ही देंगे, वो तो बोलता है इन जनरल। अब हमारा आने वाले कुछ टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट्स होगा ओनली 2%। समझ रहे आप लोग? मतलब अगर आपको मार्केट में जाके लोन चाहिए तो आप अगर 1 लाख रुपए का लोन लेते हो तो 1 लाख के ऊपर 6% इंटरेस्ट लगना चाहिए। अब खाली 2% इंटरेस्ट लगेगा। जैसे ही ये न्यूज पता चला, आप मेरे को बताओ जापानीज में मार्केट में क्या हुआ होगा, जापानीज लोगों ने क्या किया रहेगा? एनी गेसेस? द मोमेंट दिस हैपेंड, सारा का सारा जापान का पब्लिक गया एंड दे स्टार्टेड टेकिंग लोन्स एट सच स्मॉल इंटरेस्ट रेट। सब लोन लेंगे चले जाएंगे। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड, एवरीबॉडी वेंट टू टेक द लोन्स। अब जापानीज गवर्नमेंट ने ये लोन किसके लिए दिया था? एक्सपोर्टर को बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की वजह से उसको लॉस हो रहा था। तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट ने कि चल भाई तेरे को थोड़ा फायदा हो जाएगा यहाँ पे, तो हम तेरे को कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तेरा कम हो जाएगा, यू कैन सेल एट अ लोअर प्राइस विद इन द कंट्री। तो ये थॉट प्रोसेस की वजह से गवर्नमेंट ने उसको कम दिया। भाई देखो इंटरेस्ट रेट कम होगा, अभी मैंने लोन लिया है तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो मैं रिकवर तो मेरे इससे ही करने वाला हूँ, बिजनेस से ही करने वाला हूँ। तो गवर्नमेंट ने लोन का प्राइस इंटरेस्ट रेट कम किया सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ओवरऑल जो कॉस्ट है कंपनीज का कम हो जाए एंड दे कैन सेल इट डोमेस्टिकली एट अ लोअर प्राइस बिकॉज कॉस्ट लो हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, बोला कि ठीक है चलो लोन एट द रेट 2%। पूरा का पूरा जापान कंट्री भागा लोन लेने के लिए, और उन्होंने क्या किया पता है क्या? उन्होंने लोन लेके पैसा इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में। और मालूम है निक्केई, तुम लोग को बोल रहा था मैं कि 14,000 पॉइंट्स था,
पहुंच गया 39,000 पॉइंट्स के ऊपर। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये लोगों ने सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कर दिया। सारा का सारा नहीं, बट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग दिस मनी इनटू स्टॉक मार्केट। अब इमेजिन करो, इमेजिन करो, सारा पैसा आपका कहां पे आ रहा है? स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो डिमांड बढ़ेगा स्टॉक मार्केट का। अगर किसी भी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस उस हिसाब से बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, बट ऑब्वियस सी बात है। अदर साइड, फ्लिप साइड पे देखना क्या हो रहा है। फ्लिप साइड पे देखना क्या हो रहा है। फ्लिप साइड पे और जो लोन लिया था ना, वो उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया रियल एस्टेट मार्केट में। ये उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया रियल एस्टेट मार्केट में। ठीक है, अब रियल एस्टेट मार्केट में क्या हुआ ये भी ध्यान से सुनना। मेरे पास लोन ले सकता हूं मैं गया बैंक में, मैंने बोला बैंक 10 लाख रुपए का लोन देना। तो बैंक ने बोला हाँ ये ले 10 लाख रुपए का लोन। और ये 10 लाख रुपए का लोन के लिए बैंक ने बोला क्या पेपर दोगे? तो उन्होंने बोला आप क्यों टेंशन लेते हो, आप क्यों टेंशन लेते हो, ये 10 लाख का लोन, इनिशियल लोन तो आपको हम लोग ऐसे ही दे देंगे। अब लिसन टू मी, everybody is taking loan and everybody is investing in the stock in the real estate market. रियल एस्टेट मार्केट का प्राइसेस क्या होगा? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सोच समझ के बोलना। एवरीबॉडी, इट इज इजी टू गेट अ लोन। तो आप गए मार्केट, बैंक में आपने बोला बैंक लोन देना, 2% तो इंटरेस्ट है, दे देंगे आराम से। तो सब लोग लोन लेना चालू कर दिया। 50% स्टॉक मार्केट, 50% रियल एस्टेट में उन्होंने डाला। सब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। क्या होगा रियल एस्टेट का भाव? कहना इससे ऊपर चले जाएगा। भाई इतना डिमांड है तो सीधी सी बात है मैं ज्यादा भाव में बेचेगा। एंड एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन बोल रहा हूं, टोक्यो बिकेम वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सिटी टू इन्वेस्ट इन। क्योंकि सब लोग उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, भाव अचानक से एकदम रॉकेट हाई चले गया। उसकी वजह से हुआ क्या देखना। आई टुक अ लोन ऑफ ₹10 lakhs, पे अटेंशन गाइस। ठीक है, और अब ये लोन लिया मैंने 10 लाख का, मैंने ये घर लिया, ये 10 लाख का मैंने घर लिया। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग घर लेना चालू कर दिए। ये जो 10 लाख का घर है ना, इसका 15 लाख रुपए का वैल्यू हो गया। कैसे हुआ? ऑब्वियसली मार्केट के डिमांड की वजह से। मैं वापस से मैं बोला यार ये अच्छा आइडिया है, चल मैं और एक घर लेता हूं। अब और एक घर लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो पब्लिक ने क्या किया पता है क्या? पब्लिक ने बैंक को जाके बोला कि बैंक मैंने जो ऊपर का घर लिया है ना, आप उसको गिरवी रख लो। गिरवी मींस एज अ गारंटी, एज अ गारंटी यू कीप। ठीक है, एज ए क्या बोलते हैं गिरवी को? आई एम नॉट एबल, मॉर्गेज। हाँ, आप ऐसा करो, इसको मॉर्गेज कर लो। अब 15 लाख रुपए का मेरे को बैंक ने लोन दिया और एक लोन दिया, पर लोन के सामने बोला मॉर्गेज दे। मॉर्गेज मैंने पुराना वाला घर दे दिया। अब उसका वैल्यू 15 लाख का हो गया। और मेरे पास, मैंने बोला कि चलो वेरी गुड, ये तो अच्छा है, और एक घर आ गया। तो मैंने ये और एक घर ले लिया। तो होम 1 हो गया मेरा, ये हो गया मेरा होम 2, ये हो गया मेरा होम 2। अब मार्केट में और डिमांड बढ़ते जा रहा है। मैं देखो ना, 10 लाख की जगह की चीज 15 लाख में देने के लिए रेडी हूं। मार्केट में और डिमांड बढ़ा, ये घर का वैल्यू हो गया 30 लाख रुपीस। मैं बोला अरे वाह, 30 लाख रुपीस का हो गया। चलो मैं क्या करता हूं, ये मेरा सेकंड घर को मॉर्गेज कर देता हूं, सेकंड घर को भी मॉर्गेज कर देता हूं, एंड आई विल टेक अ थर्ड होम। थर्ड होम लेने के लिए मैं बैंक के पास लोन जाता हूं। बैंक बोलता है कि तेरे लोन दू कैसे, तू मॉर्गेज क्या रखेगा? तो ये बोलता है मैं ये सेकंड होम मेरा मॉर्गेज रख दूंगा। ये इधर मॉर्गेज रख के 30 लाख रुपए ले लिया, थर्ड होम ले लिया। समझ में आया क्या तुम लोगों को क्या साइकिल चल रहा है गाइस? राइट, सो रियल एस्टेट डिमांड स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ऐसा टाइम आ गया ना टोक्यो में, तो मतलब न्यूयॉर्क से भी ऊपर चले गया। न्यूयॉर्क अदरवाइज इज कंसिडर्ड एज द क्रीमेस्ट मार्केट ऑफ रियल एस्टेट, उसके भी ऊपर चले गया टोक्यो। वर्ल्ड का टॉप लार्जेस्ट रियल एस्टेट मार्केट बन गया था। एक पर्टिकुलर सेक्टर था विच वाज इन हाईएस्ट डिमांड। सो रियल एस्टेट डिमांड, समझ रहा है कैसे बढ़ते गया? स्काई रॉकेटेड इन जापान। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना स्टोरी पूरा? रियल एस्टेट डिमांड स्काई रॉकेटेड इन जापान। सब एक से चीज एक कनेक्ट होते जा रहे हैं। जापान का करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ, एक्सपोर्टर बोला कि हमको सस्ता करना है हमारा प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट बोला टेंशन मतलब हम है ना 6% का 2% कर देंगे। पब्लिक बोला अरे वाह, मैं बिजनेस में डालू के ना डालू?
बट स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में तो डालूंगा ही डालूंगा. दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग हियर हेवीली. जैसे ही यहां पे इन्वेस्ट करना चालू किया, रियल एस्टेट का प्राइसेस बढ़ते गया. एक रियल एस्टेट लिया अपने नाम पे, फिर बाद में उसको मॉर्गेज रखा, गिरवी रखा, और दूसरा रियल एस्टेट, मेरे को लोन मिल गया, दूसरा रियल एस्टेट खरीदा, उसको फिर बाद में एज अ मॉर्गेज रखा, उसको एज अ मॉर्गेज रख के पैसा आया, तीसरा घर लिया. डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, डिमांड भी बढ़ते जा रहा है. एक ही आदमी के पास हो गया 4-4 5-5 घर. रियल एस्टेट मार्केट डिमांड इंक्रीजिंग. स्टेट मार्केट डिमांड स्टार्टेड इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग मतलब बिग टाइम इंक्रीजिंग. मतलब 10 लाख रुपए का मेरा घर 20 लाख का हो गया, 20 लाख का घर मेरा 50 लाख का हो गया, क्योंकि डिमांड आ गया. सीधी सी बात है. तो अब ये हुआ क्यों था? क्योंकि जापान का इंटरेस्ट रेट्स was decreased from 6% to 2%. और पब्लिक के मन में एक फोमो क्रिएट होने लगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे ये तो घर खरीद रहा है, मैं नहीं खरीदूंगा तो मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा. तो सब खरीदना चालू हो गए. सब खरीदना चालू हो जाएंगे ना, तो भाव बढ़ना ही बढ़ना है. ये तो एक बेसिक इकोनॉमिक्स का लॉजिक है. बराबर बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मैं? सही है. अब सुनना क्या हुआ, अब सुनना क्या हुआ. कहीं ना कहीं तो ये फटेगा ना मार्केट, एंड यहाँ पे एक्चुअल में फटा. गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, जापान गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हैला, ये तो अपने को खुफिया बना दिया. क्योंकि हम लोग ने ये 2% किया था बिजनेस के लिए. पब्लिक ने बिजनेस के लिए तो लिया नहीं लिया पता नहीं, पर घर के लिए तो बहुत सारा लिया. अरे घर के लिए भी लिया वो ठीक है, स्टॉक मार्केट के भी लिया. तो अपना जो इंटेंशन था, दैट इंटेंशन वाज नॉट मेट बाय द जर्न. भाई ये अपन लोग ने इंटेंशन लिया था ये, बट फिर बाद में हो रहा है पब्लिक इन्वेस्ट कर रहा है कहीं और. सो ऑब्वियसली योर इंटेंशन इज नॉट मैचिंग. गवर्नमेंट्स इंटेंशन इज नॉट मैचिंग विद व्हाट हैज हैपेंड. गवर्नमेंट बोला अरे ये क्या है, ये तो 2% के नाम के ऊपर पब्लिक लोन लेके हमको खुफिया बना रहे हैं. गवर्नमेंट ने क्या किया पता है क्या? ये जो 2% था ना, इसको इंक्रीज करके 4% कर दिया. किसने? जापानीज गवर्नमेंट ने. पब्लिक बोला भाई अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो फिर बाद में मैं ये घर का इंटरेस्ट नहीं पे कर पाऊंगा. गवर्नमेंट ने बोला मत पे करो. अगर मैं इसका इंटरेस्ट पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा कि नहीं से ये पूरा का पूरा मॉर्गेज गवर्नमेंट के पास चले जाएगा. अगर मैंने इसका और एक जो मेरा थर्ड घर था उसका इंटरेस्ट नहीं पे किया तो गवर्नमेंट के पास ऐसा मॉर्गेज मेरा पूरा का पूरा वेल्थ प्रॉपर्टी चले जाएगा. ऐसा ही कुछ होने लगा. पब्लिक बोला कि हमारे पास तो पैसा देने के लिए ही नहीं, हमको तो लगा फ्री में लोन मिल रहा है तो हम लोग ने ले लिया. अब अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो, 4% कर देते हो, 5% कर देते हो, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. 2% की जगह पे भी 5% हो जाएगा. वो इंटरेस्ट आपके पास देने के लिए है ही नहीं. आप अपने हाथ खड़े कर दोगे. जापानीज गवर्नमेंट, जापानीज रियल एस्टेट पूरी तरह से अब टूटने लगा, गिरने लगा. बिकॉज मेरे पास अगर पैसा ही नहीं है तो फिर बाद में मैं तो बोल दूंगा मेरे पास है ही नहीं, आप वो घर ले जाओ. अब घर ले जाओ सब लोग बोलने लगे क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है. एंड देयर वाज फ्रॉम ओवर डिमांड टू ओवर सप्लाई इन द मार्केट. मार्केट क्रैश्ड डाउन. रियल एस्टेट मार्केट जो अगर मैं बोलता हूं 10,000 पर स्क्वायर फीट था ना जापान का, वो बढ़ के हो गया 1 लाख पर स्क्वायर फीट. बट एट द सेम टाइम इतना डिमांड आने की वजह से देयर वाज अ ओवर सप्लाई, एंड ये वापस से आ गया. और अब तो 10,000 भी नहीं रहा, it became only 5,000 square feet. It remained only 5,000 square feet. सोचो, नहीं आप सोचो, ऐसा हालत हो गया. और अब ये 5,000 स्क्वायर फीट बढ़ने को 10,000 जाने को रेडी नहीं. साला 40 साल अब होने को है, अब जाके ये रेट्स वापस से पहुंचा है वहां पे. क्योंकि इतना ओवर सप्लाई हो गया था कि अब गवर्नमेंट बोलता है मैं करूं क्या इतने सारे घर का, तो उन्होंने लेस रेट के ऊपर देना चालू किया लोगों को. एंड देन अब होते होते डिमांड इधर तक पहुंचा है. जस्ट इमेजिन दिस हैपनिंग. ओनली वन मिस्टेक, एंड व्हाट वाज दैट? इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट को जापान मैनेज नहीं कर पाया. फ्रॉम सुपर पावर ऐसा लेवल आ गया कि आज तक वो रियल एस्टेट के लेवल पे नहीं आ पाया है जापान. आज तक वो रियल एस्टेट के लेवल पे नहीं आ पाया. सो जापान 1980s का बादशाह था. बादशाह मतलब अल्टीमेट बादशाह. बॉस मैंने बोला तो था आपको, सुपर नॉर्मल ग्रोथ किया है इस कंट्री ने. यही कंट्री जापान 1980s में
दुनिया को बोलती है हम टेक्नोलॉजी तुम्हारे को एक्सपोर्ट करेंगे, दुनिया को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने लगी, जीडीपी एकदम अच्छा, एक्सपोर्ट अच्छा, टेक्नोलॉजी अच्छा, एवरीथिंग वाज गुड, बट वन गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, वो भी कैसा इंटरेस्ट रेट, इनकरेक्ट इंटरेस्ट रेट, एंड पूरा का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स, जापान कोलैप्स 40 years तक what it is facing is called as stagflation, कि जिधर था उधर का उधर ही हूं, लाइफ में कुछ बढ़ा ही नहीं है। 40 years के पहले भी रियल एस्टेट मार्केट का भाव था 10,000, आज भी रियल एस्टेट का मार्केट भाव है 10,000 पर स्क्वायर फीट। सो क्या इन्फ्लेशन, सॉरी, क्या इंटरेस्ट रेट मायने रखता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए? द आंसर इज अ बिग बिग यस। आज के बाद अगर आपको कोई कुछ पूछे या बोले तो जापान का ये एग्जांपल सुना देना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? थोड़ा हाई लेवल जा रहा है कि समझ रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, या लग रहा है अरे सर सर क्या क्या पढ़ा रहे हो सर, ये सब क्या हो रहा है? समझ रहे हो? इंटरेस्ट रेट हो गया। वैसे ही और एक कंट्री है जिसने 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 सेम गलती की थी, इंटरेस्ट रेट की नहीं थी, ये गलती थी उसकी इन्फ्लेशन की। क्या गलती थी वो अब मैं अगले वाली स्टोरी में बताऊंगा, वो मैं अब अगले वाली स्टोरी में बताऊंगा। आर यू रेडी टू लिसन टू इट? इवन प्रीत बोल रही है सा सा मतलब क्लियर एवरीबॉडी? Got it? That's how it works. Yes. The second story I will start, and that story is of Zimbabwe. Zimbabwe. आओ second story में बताओ। Okay. मजा आ रहा है ना? बस that's what I want from each one of you. Enjoy the session. और ये वाला चीज तो आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा। ये सब जो नॉलेज है ये तो कोई बुक में है नहीं, कहीं पे भी है नहीं, ये तो मुझे तुम लोग के अंदर एक अलग लेवल का बोलते ना फाइनेंशियल प्लस इकोनॉमिक्स वाला एक्यूमेन बिल्ड करना है, ताकि तुम लोग उस नजरिए से देखना चालू करो दैट यस इंटरेस्ट रेट्स आर सो इंपॉर्टेंट। जब गवर्नर ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट अनाउंस करने वाला होता है ना, पूरा स्टॉक मार्केट इज वेटिंग व्हाट इज ही गोइंग टू अनाउंस। इन द सेम वे अमेरिका, जब अमेरिका का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट अनाउंस करता है, एक कहावत है व्हेन अमेरिका कैचेस कोल्ड द होल वर्ल्ड स्नीजेस। वाह, मतलब अगर अमेरिका में कुछ भी गड़बड़ हुआ ना ऊपर नीचे तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट होता है उसका। सो पूरा वर्ल्ड वेट करता है बॉस अमेरिका का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, क्योंकि उससे कनेक्टेड हम लोग सब लोग भी है। जैसे जापान में हुआ था, जापान का इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड थे उसके पूरे लोकल सिटीजन्स, और फिर एवरीथिंग बिकेम अ मेस। गॉट इट? चलो सेकेंड स्टोरी समझते हैं अपन लोग, क्या बोलते हो पब्लिक? तो बात है लेट 1980s की, ठीक है? सर आप हमारे को पुराने जमाने में ले जा रहे हो। यस, इंटरेस्ट का तो अभी अपने को पूरा का पूरा गेम समझ में आ गया, एक छोटी सी गलती। सो इसके लिए देखो तुम लोग समझ रहे हो अभी आरबीआई के गवर्नर के ऊपर कितना प्रेशर रहता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है कौन डिसाइड करता है, आप या मैं? आरबीआई का गवर्नर डिसाइड करता है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा सोचो। एक छोटी सी भूल और 40 साल के लिए आप वहीं के वही, एक छोटी सी भूल थी उसकी बेचारे की, बस उसने, और वो भी उसने तो मदद करने की कोशिश की थी विदाउट रियलाइजिंग कि कैसे उसका इंपैक्ट आएगा, ये एक छोटी सी भूल। चलो एनीवेज, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को प्यार से बोलते हैं इन्फ्लेशन। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इज बेसिकली राइज इन द प्राइस ऑफ रेट्स। तो सर प्राइस इन द प्राइस ऑफ रेट्स की वजह से क्या हो गया, सुनना ध्यान से। एक टाइम था लेट 1980s में व्हेन Zimbabwe, guys, you will not believe, was called as the crown of Africa. Was called as the crown of Africa. मतलब साउथ अफ्रीका में आता है जिम्बाब्वे। जैसे साउथ अफ्रीका अपने को पता है क्योंकि क्रिकेट होता है उसका, वैसे ही जिम्बाब्वे was a part of Africa and it was called as the crown of Africa
एक कहावत है, जस्ट हाउ फास्ट द टाइम चेंजेस, जस्ट हाउ फास्ट द टाइम चेंजेस। 1980s में $1 इज इक्वल टू 1 जिम्बाब्वेन डॉलर। $1 इज इक्वल टू 1 जिम्बाब्वेन डॉलर। 2000 के कुछ उसके बात है की बात है, $1 गाइस, वुड यू बिलीव इट, जो दोनों सेम थे, ये हो गया 350 बिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर। जी हां गाइस, वुड यू बिलीव इट, ये जो 1980s में $1 एक जिम्बाब्वियन डॉलर था, कुछ साल के बाद हो गया 350 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर। एंड यस, यहां पे भी एक छोटी सी भूल, जिम्बाब्वे गवर्नमेंट की एक छोटी सी भूल, एंड माय गुडनेस ग्रेशियस। तो हुआ क्या पता है क्या? जिम्बाब्वे स्टार्टेड फेसिंग लॉट ऑफ मेडिकल इश्यूज, अ लॉट ऑफ मेडिकल इश्यूज इन देयर ओन कंट्री। बहुत सारा मेडिकल इश्यूज होने लगा वो वहां पे जिम्बाब्वे में। प्लस वहां पे बोलते हैं ना, फेमाइन आ गया। फेमाइन, फेमाइन अगर नहीं तुम लोगों को पता है तो देयर वर नेचुरल डिजास्टर्स, बेसिकली सम natural disasters that happened, some natural disasters that happened in the country of Zimbabwe। इसकी वजह से there was a lot of issue। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना। जिम्बाब्वे, because of these medical issues, famine, natural disasters, they started facing a lot of money crunch। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूएसए को फोन किया और यूएसए को बोला कि भाई देखो थोड़ा लोन दे दो ना। एंड ऐसा होता है, बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ लोन देती है, उसको इंटरेस्ट के साथ रीपे कर देती है। सो वहां पे वो लोग ने क्या किया, यूएसए ने लोन दिया। किसको लोन दिया? जिम्बाब्वे को। तो यूएसए अग्रीड फॉर दैट, यूएसए गिव्स अ लोन टू जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने बोला ओके थैंक यू, नो प्रॉब्लम। अब ऑब्वियसली ये इसको रीपे भी करना पड़ेगा। जिम्बाब्वे हैज टू रीपे द लोन दैट इट हैज टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जिम्बाब्वे ने क्या सोचा पता है आप लोगों को? जिम्बाब्वे ने बोला कि चलो अगर अपने को लोन देना है तो अपन लोग ऐसा करते हैं, मनी प्रिंट करते हैं। भाई अपना पैसा तो अपने हाथ में ही है, अपन ही प्रिंट कर देते हैं। तो उन्होंने मनी प्रिंट करना चालू किया। मनी प्रिंट करके उन्होंने यूएसए को भेजना चालू किया। लोगों के पास बहुत तकलीफ आ गई। लोगों ने बोला यार हमारे को बहुत सारा मेडिकल इश्यूज है, हमारे पास हमारा पूरा पैसा मेडिकल इश्यूज में चले जाता है, नेचुरल डिजास्टर है तो आज हम लोग के बिजनेस नहीं चल रहे, हमारे पास पैसा ही नहीं है। जिम्बाब्वे ने बोला अरे टेंशन क्यों लेते हो, हम मनी प्रिंट कर सकते हैं ना। तो ये मनी प्रिंट करके उन्होंने लोगों को भी देना चालू कर दिया और यूएसए को भी देना चालू कर दिया। अब हुआ क्या पता है क्या इसकी वजह से? कभी भी याद रखना, देखो अगेन मैं इकोनॉमिक्स को थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं तुम लोग को। Always remember the main reason of inflation is over liquidity in the market। तुम लोग समझते हो ये ओवर लिक्विडिटी? मार्केट में जब बहुत पैसा आ जाता है ना, पैसा, तब इन्फ्लेशन आ जाता है, तब इन्फ्लेशन आता ही आता है। सो इन्फ्लेशन इज नाउ ऑन अकाउंट ऑफ ओवर लिक्विडिटी। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गया है मार्केट में। अब अगर ये इतना सारा लिक्विडिटी है, सुनो ना, मार्केट में अगर इतना सारा लिक्विडिटी है तो लोग आराम से खर्चा करते हैं। अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, चलो मनी, ये देखो जिम्बाब्वे गवर्नमेंट मनी प्रिंट करके लोगों को दे रहा है फ्री में। चल तेरा तबीयत खराब नहीं है, तेरा तबीयत खराब है, चल तेरे को पैसा दिया। तुझे भी ठीक नहीं है, ले तेरे को भी पैसा दिया, ले तेरे को भी पैसा दिया, तेरे को भी पैसा दिया। अब अगर ऐसे सबको पैसा देने लगा तो पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा। पब्लिक के पास पैसा आएगा तो पब्लिक अनाप शनाप खर्चा करना लगेगा। खर्चा करने लगेगा तो कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझते हो तुम लोग ये छोटा सा इकोनॉमिक्स जो भी मैंने बताया? एंड दैट इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इन जिम्बाब्वे। क्योंकि अब उनका जो एक जिम्बाब्वे डॉलर था, ठीक है, अब कोई भी से फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में ब्रेड लेने को गया, मार्केट में ब्रेड मिलता है 10 जिम्बाब्वे डॉलर का, ठीक है, पब्लिक के पास फ्री में पैसा आया, पब्लिक बोलता है चलो भाई स्टॉक कर लेते हैं अपन लोग ब्रेड का। पब्लिक ओवर डिमांड करने लगा,
ये ओवर डिमांड की वजह से छोटा सा ब्रेड का जो पैकेट है ना गाइस, ये ब्रेड का पैकेट का सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है। तो ये 100 रुपए का हो गया, 100 रुपए जिम्बाब्वेन डॉलर का हो गया ब्रेड पैकेट। अब सुनो, ध्यान से सुनना कैसे ये स्पाइरलिंग वायरल इफेक्ट में ये लोग फंसते हैं। अब सेम चीज डिमांड की वजह से 100 जिम्बाब्वेन डॉलर की हो गई, पब्लिक का पैसा जल्दी खत्म होने लगा, पब्लिक गवर्नमेंट को बोलने लगा और छापो। भाई कोई चीज इजीली मिलती है ना, तो आपको लगता है चलो और मिल जाएगा गवर्नमेंट से पैसा, गवर्नमेंट बोलता है ठीक है अपन और पैसा छापते हैं। समझ रहे हो ना तुम लोग कैसे कनेक्शन हो रहा है? गवर्नमेंट, पब्लिक बोलता है हम मेहनत करके पैसा नहीं कमा पा रहे सर, हम बहुत बीमार है, ये है वो है, हमारा सब डिस्ट्रॉय हो गया, थोड़ा आप पैसा प्रिंट करो। जिम्बाब्वे गवर्नमेंट बोलता है हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट करके पैसा दिया, पैसा दिया फ्री में, तो वो लोग ने जाके कमोडिटीज खरीदा, कमोडिटीज इतना ओवर डिमांड बढ़ गया कि कमोडिटीज का भाव बढ़ गया। जैसे ही कमोडिटीज का भाव बढ़ गया, अब मैं अगर लेने को जाऊंगा, अब मैं अगर ये सेम चीज मार्केट में लेने को जाऊंगा ब्रेड, तो ब्रेड का भाव तो बढ़ गया, तो वापस से पब्लिक का पैसा जल्दी खत्म होने लगा, जल्दी खत्म होने लगा। उसने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट प्रिंट करो पैसा, हमको पैसा दे दो। गवर्नमेंट बोला ठीक है, प्रिंट किया पैसा, ये दे दिया इधर। यही सेम ब्रेड जो अब 10 जिम्बाब्वेन डॉलर की थी, बन गई 10,000 जिम्बाब्वेन डॉलर। गाइस 10,000 जिम्बाब्वेन डॉलर। जी हाँ, would you believe it? The answer is yes, this is what happened. ऐसे ही करते करते एक नोट उनको बनाना पड़ा ऐसा, विच वॉज इक्वल टू 10,000 जिम्बाब्वेन डॉलर। अब ये 10,000 जिम्बाब्वेन डॉलर लेकर कहां पे ब्रेड लेने को जाएंगे लोग? तो गवर्नमेंट ने बोला अरे टेंशन ही मत लो, हम लोग सीधा 10,000 जिम्बाब्वेन डॉलर का ही नोट बना देते हैं। तो उन्होंने 10,000 जिम्बाब्वेन डॉलर का ही नोट बना दिया। अब लोगों के पास 10,000 जिम्बाब्वेन डॉलर आ गया, वापस सर्कुलर लूप, ब्रेड का भाव और बढ़ गया। गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग एक नोट बना देंगे 1 मिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर का, जाओ। कोई बात नहीं, हम एक नोट बना देंगे 1 बिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर का। कोई बात नहीं, हम 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर का भी नोट बना देंगे। एक टाइम आया जब आपको एक ब्रेड खरीदने के लिए 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है ना, वो आपको पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 8,000 करोड़ इज 1 बिलियन। समझ रहे हो आप? तो 1 ट्रिलियन कितना होगा ना, अपने कैलकुलेटर में आएगा भी नहीं। एक नोट का हो गया उतना। आपको विश्वास नहीं होता है? आओ दिखाता हूं मैं आपको जिम्बाब्वियन करेंसी एक टाइम पे क्या हो गया, क्यों हुआ ये। मुझे एक बात बताओ, क्यों हुआ ये ऐसा? ये होने का कारण क्या था? ये देखिए, जिम्बाब्वे इन्फ्लेशन, माय गुडनेस, ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल। ये देखो, मैं तो 1 ट्रिलियन बोला ना, ये देखो क्या है इधर, कितने का नोट है ये, किधर गया? ये देखो 100 ट्रिलियन डॉलर का भी नोट आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे 100 ट्रिलियन डॉलर्स, ऐसा हालत हो गया। इसको देखो नीचे क्या बोला है, हाइपर इन्फ्लेशन। एंड एक्चुअली यही हो गया ये लोग के साथ। 1 ट्रिलियन डॉलर तो मैंने कम बोला बॉस, माय गॉड। लोगों की कंट्री में, अपने यहाँ पे अगर ब्रेड आज 10 रुपए का है, तो 1 साल बाद शायद वो ब्रेड 15 रुपए का हो जाएगा, शायद वो ब्रेड 15 रुपए का हो जाएगा। इंडिया में अगर एक ब्रेड का ही एग्जांपल ले रहा हूं, एक ब्रेड 10 रुपए का है ना, तो शायद 1 साल बाद वो 12 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, जिम्बाब्वे में सुनना क्या होने लगा। जिम्बाब्वे में हाल कुछ ऐसा हो गया कि इन 24 आवर्स, 24 घंटा, इन 24 आवर्स कॉस्ट ऑफ गुड्स डबल होने लगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स डबल होने लगा। आज 10 रुपए का, कल सुबह उठो 20 रुपए का, परसों सुबह उठो 40 रुपए का, वापस उठो 80 रुपीज। हाँ यस, आज आपने लेक्चर के लिए फीस पे किया एग्जाम्पल 10,000, कल पे करोगे 20,000। हाँ कोई बात नहीं, 2 दिन बाद पे करना 80,000।
अब सर हमारा अटेम्प्ट तो 1 साल बाद है। हाँ, $80 ट्रिलियन। सो ऐसा सिनारियो होने लगा यार, क्या बोले। एनीवेज, जो है वो है। और ये अभी हाइट सुनो, ऐसा था कि ये भी हाईएस्ट नहीं था, फास्टेस्ट नहीं था, दिस इज ऑल्सो सेकेंड क्विकेस्ट। आपको मुझे सोच के बताना है, मुझे व्हाट्सएप पे बताना है आंसर। विच वॉज द कंट्री विच हैज द हाइएस्ट इन्फ्लेशन रेट? 15 घंटे के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स डबल। फास्टेस्ट इन्फ्लेशन रेट कौन सी कंट्री का था? विच कंट्री? विच कंट्री? ये आप लोगों को मुझे बताना है। 15 आवर्स में पैसा डबल, आई मीन कॉस्ट डबल। 15 आवर्स में कॉस्ट डबल। ये आप लोगों को मुझे कैलकुलेट करके बताना है, या मुझे बताना है आप लोगों को कि कौन सा है। व्हाट्सएप करके बताओ मुझे कौन सी कंट्री है। यस, सोच समझ गया था ना, कोई घाई नहीं। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये इन्फ्लेशन भी किसके हाथ में पता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई के हाथ में। सो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं गवर्नमेंट के हाथ में? टू मोस्ट, तुम लोग ने समझा अभी बात को? मैंने क्या चीज से स्टार्ट किया था गाइस? मैंने स्टार्ट किया था ये दो चीज के साथ। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इन दोनों को नहीं संभालने की वजह से दो कंट्रीज बर्बाद हो गई। क्या आज की तारीख में इन शॉर्ट इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से आता है? सो अगर मैं इधर लिखता हूं ना, तो आई विल राइट हियर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर गवर्नमेंट, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर। आप मुझे बताओ कौन से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? बोलो बोलो, चल चल। करेक्ट। वन इज इंटरेस्ट and the other is inflation. So true. One is interest and the other is inflation. ये इंटरेस्ट की वजह से एक कंट्री है जापान, जिसने फेस किया स्टैगफ्लेशन। इसको प्यार से आप बोल सकते हो जापानीज एसेट बबल। वो जो हुआ ना, उसको बोलते हैं जापानीज एसेट बबल। स्टैगफ्लेशन, अ क्लियर केस ऑफ स्टैगफ्लेशन। एंड दूसरा है इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन क्यों हुआ? करेंसी मिसमैनेजमेंट की वजह से। अरे ऐसा टाइम आ गया, जिम्बाब्वे का करेंसी डिसकंटिन्यू हो गया। उन्होंने अपना करेंसी बोला, यूएस को बोला तुम टेक ओवर कर लो। फिर यूएसए ने टेक ओवर किया, फिर कुछ टाइम बाद स्टेबिलाइज किया करेंसी, एंड देन फिर एवरीथिंग वाज एट द राइट लेवल। कैसा लगा तुम लोग को ये दोनों स्टोरीज? समझ में आया? डन। हाँ, एक टाइम आ गया, करेंसी डिसकंटिन्यू हो गया, और इसकी वजह से, करेंसी मिसमैनेजमेंट की वजह से, there was hyperinflation. There was hyperinflation in the Zimbabwe economy. चलो, अब ऐसा सोचो कि अगर मैं तुम्हारे को इस देश का आरबीआई गवर्नर बना देता हूं, देन इन दैट केस यू विल हैव टू मैनेज एवरीथिंग। सपोज ऐसा सोचो, आज तुम लोग को मैं बोलता हूं, वो मालूम है नायक मूवी है, उसमें वो बोलता है एक दिन के लिए तुम सीएम हो। सो वैसे ही यहाँ पे एक दिन के लिए मैंने तुम्हारे को बना दिया आरबीआई गवर्नर। मैंने तुम्हारे को बना दिया आरबीआई गवर्नर। ये जो हमारा आरबीआई गवर्नर है ना, इस आरबीआई गवर्नर के दो मेन काम होते हैं। अब तुम लोग मुझे बताओगे क्या दो मेन काम होते हैं आरबीआई गवर्नर के? बोलो बोलो, चल चल यार गाइस, कोई भी आरबीआई गवर्नर के क्या दो मेन काम होते हैं? 1 घंटे पहले शायद कोई पूछता तो हमको पता नहीं था।
आज तो हम एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि बॉस आरबीआई के कितने इंपॉर्टेंट दो काम होते हैं, मैनेजिंग टू मेन थिंग्स, वन इज इन्फ्लेशन एंड द अदर इज इंटरेस्ट रेट्स। दोनों कनेक्टेड है, बता दूं आपको मैं, दोनों कनेक्टेड है। आरबीआई गवर्नर का मेन काम मैनेजिंग क्या, एक इंटरेस्ट रेट्स, एक इंटरेस्ट रेट्स, करेक्ट, एंड दूसरा इज इन्फ्लेशन, और दोनों को साथ में लेके चलना है। एक भी कहीं पे छूटा तो यू आर गॉन। ठीक है, चलो अब हाँ, next 20 minutes are going to be the most crucial 20 minutes for you to clear your fundamentals of stock market. So ध्यान देना, आने वाले 20 minutes बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी काम कर रहे हो बाकी सब काम करना छोड़ दो एंड यहाँ पे ध्यान दो प्लीज। नेक्स्ट 20 minutes are going to be very very crucial in you understanding the stock market in a proper manner। ठीक है, आइए स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पे अटेंशन। अब मुझे एक बात बताओ, इन्फ्लेशन क्यों होता है? ध्यान से समझना मेरी बात को, इन्फ्लेशन क्यों होता है? कहना इसे मार्केट में इजी लिक्विडिटी आने की वजह से। अगर मार्केट में इजी लिक्विडिटी है, इजी लिक्विडिटी है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, एकदम सही है, बराबर है। देखो, जापान ने इंटरेस्ट रेट्स कम किया 6% से 2%, तो मार्केट में इजी लिक्विडिटी हो गया कि भाई लोन एकदम कम भाव पे मिलना चालू हो गया। 6% का 2% पे भाव लोन मिलना चालू हो गया। सो देयर वाज अ इजी लिक्विडिटी। सो हियर पे अटेंशन, इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से देयर इज इजी लिक्विडिटी। अब अगर आप आरबीआई गवर्नर हो तो आप क्या करोगे? अब अगर आप आरबीआई गवर्नर हो, आपके कंट्री में इन्फ्लेशन हो गया है, बहुत सारा इन्फ्लेशन हो गया है, इजीली लोगों को लोन मिल रहा है, इजीली पब्लिक मस्त खर्चा कर रहा है सब जगह, आप क्या करोगे इस इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए? फटाफट 2 मिनट सोच के बताओ। अब तुम लोग का दिमाग चलना चाहिए वो डायरेक्शन में। कमान गाइस, कैमैन गाइस, सोचो क्या, व्हाट कुड बी इट दैट यू कुड डू? स्टॉप प्रिंटिंग करेंसी नोट्स, चलो ओके, फेयर इनफ, व्हाट एल्स? भाई मैं क्या करूंगा पता है? मैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दूंगा। सही जवाब। इवन प्रीत कौर, श्याम सुंदर, तुम लोग दोनों को बनाया जाता है आरबीआई का गवर्नर। उमा शर्मा, बहुत बढ़िया। मीत ठक्कर, वेरी नाइस। विमल जैन, एक्सेलेंट। सो गाइस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ बिकमिंग द आरबीआई गवर्नर। यार ये सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, तुम लोग सीधा आरबीआई गवर्नर बन जाओ, तुम लोग को तो सब पता है। वेल, द आंसर इज करेक्ट, यू विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। क्यों इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से क्या होगा? सीधी सी बात है, लोन इजीली मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर लोन नहीं मिलेगा मार्केट में, देन इन दैट केस पैसा ही नहीं होगा मार्केट में, तो खर्चा करेंगे कैसे? खर्चा नहीं करोगे मतलब इजी लिक्विडिटी नहीं है, इजी लिक्विडिटी नहीं है मतलब इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ सब लोग, क्या तुम लोगों को समझना है इंपैक्ट ऑफ दीज थिंग्स ऑन स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है वो तुम लोगों को समझना है क्या? बोलो बोलो, चल चल बताओ। मैं तुम लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, द जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का जर्नी आप लोगों को समझ जाएगा। आप बोलेंगे हाई लॉट, ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। आओ सोचना चालू करते हैं इसके ऊपर। सो इजी लिक्विडिटी को अगर मेरे को कर्व करना है ना गाइस, तो मैं क्या करूंगा पता है? आई विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। आई विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, बराबर है। अब देखना इधर, सपोज यू आर द आरबीआई गवर्नर। ठीक है, मुझे सिर्फ जवाब देते जाना जो जो मैं क्वेश्चन पूछते जा रहा हूं उसका। सपोज यू आर द आरबीआई गवर्नर
मैंने आप लोगों को अभी पूछा कि यार मेरी कंट्री में ना इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, मैं क्या करूं। आप आरबीआई गवर्नर हो, आप सीधा बोलोगे कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना तो तेरे को पहले लिक्विडिटी कम करना पड़ेगा, तेरे को पहले लिक्विडिटी कम करना पड़ेगा। अरे यार कैसे लिक्विडिटी को मैं कम करूं? भाई देख, लिक्विडिटी कम करने का एक ही तरीका है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे बेटा जी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। तो आप लोग ने बोला ठीक है डन, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो एटलीस्ट लिक्विडिटी के ऊपर इंपैक्ट होगा। अब ध्यान से सुनना इसका इंपैक्ट। सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सबसे पहले कौन से सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आएगा? आई विल टेल यू द आंसर। सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का मेन बिजनेस क्या होता है? लोन देना, बराबर है, और डिपॉजिट्स लेना। दोनों, डिपॉजिट्स के ऊपर भी आप इंटरेस्ट देते हो और लोन के ऊपर भी आप इंटरेस्ट लेते हो। अब ऐसा सोचो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपको डिपॉजिट के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपको लोन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है? पब्लिक लोन लेना ही बंद कर देगा। पब्लिक बोलेगा इंटरेस्ट रेट हाई है तो मैं लोन क्यों लूं, बराबर है, तो पब्लिक लोन लेना कम कर देगा, लोन लेना कम कर देगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो मैं क्यों ज्यादा इंटरेस्ट दूं। और दूसरा, जो डिपॉजिट है उसके ऊपर गवर्नमेंट बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे बैंक का फायदा होगा या नुकसान होगा, आप मेरे को बताओ। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बैंक का फायदा होगा या नुकसान होगा? एंड आई वांट द रीजन ऑल्सो, क्यों ऐसा होगा। बैंक इज इन अ लॉस, बैंक को तो नुकसान हो जाएगा। क्यों? वाई 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 बैंक, तो मैं इधर लिखता हूं इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? हाँ, नुकसान नुकसान नुकसान। क्या 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 क्या? बैंकिंग सेक्टर पूरा डाउन, लोन से इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगी, बराबर है, और जो आप डिपॉजिट है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ज्यादा, वो अलग है श्याम भाई, बराबर। सो यहां पे नो लोन, नो इंटरेस्ट, फिर बाद में नो इनकम, मतलब इनकम भी इनफैक्ट ये लोग का तो कम हो जाएगा, ये लोग का तो मेन इनकम ही लोन से है। अब लोन ही नहीं तो इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं तो इनकम ही नहीं, बिकॉज लोन, करेक्ट करेक्ट, नहीं लेंगे लोग तो हम डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कैसे देंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बैंकिंग सेक्टर डाउन हो गया, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अगर आपको घर लेना है तो आज की तारीख में इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग घर लोन पे लेते हैं। क्या आप लोगों को यह बात पता है क्या? मैं आपको बता दूं, मेजॉरिटी ऑफ होम इन इंडिया आर टेकन ऑन इंटरेस्ट, ऑन लोन। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या ये लोग सब लोग घर खरीदेंगे या घर नहीं खरीदेंगे? बताओ मुझे। अगर इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया तो ये लोग सब लोग घर लोन पे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? ये आपको बताना है मुझे। बताइए, आप बताइए। हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोन पे लोग घर खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? इंटरेस्ट बढ़ गया है, लोन महंगा मिल रहा है, तो आप, ओ वाओ, यस, करेक्ट भाई, मैं लोन ही नहीं ले सकता तो मैं घर कैसे लूं? पॉसिबल ही नहीं है, इतना बढ़ गया है। ए रोशनी, तू कहां पे थी रे? चलो, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा पता है क्या? मेरा पूरा का पूरा रियल एस्टेट मार्केट भी डाउन हो जाएगा, लोग घर लेना बंद कर देंगे। क्यों लेना बंद कर देंगे? सर सीधी सी बात है, क्यों खरीदूं मैं घर? लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जब आरबीआई कम करेगा इंटरेस्ट रेट तब मैं लूंगा। चलो, तुम्हारी बात भी मानी, तो मेरा रियल एस्टेट डाउन। अब अगर रियल एस्टेट डाउन हुआ तो घर बनना बंद, अगर घर बनना बंद तो घर बनते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होता था सीमेंट इंडस्ट्री को ना बेटा। अब सीमेंट इंडस्ट्री भी डाउन हो जाएगी, समझ रहे हो तुम लोग? इंफ्रास्ट्रक्चर भी डाउन हो जाएगा, और स्टील, पावर, ये सब भी तो डाउन हो जाएगा ना बरकुरदार। अरे हाँ या ना?
हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो आप, क्योंकि अगर रियल घर बनता है तब स्टील यूज होती है, घर ही नहीं बन रहा है, स्टील कहां से यूज होगी, सीमेंट कहां से यूज होगा बरकरदार। एब्सोल्युटली करेक्ट, पेंट इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज विल गेट अफेक्टेड। तो सर ये तो पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा। द आंसर इज दैट यस, दीज स्टॉक्स विल नाउ फॉल डाउन, बट सामने कोई तो स्टॉक होगा जो ऊपर जाएगा। अब वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप लोग यही दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर आ जाओ, जैसे कि फार्मा, मेरे को एक बात बताओ, होम लोन के या कोई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने या कम होने की वजह से आपके दवाई पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या आप ऐसा बोलोगे क्या, हाँ चल अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है मैं बहुत ज्यादा दवाई खाऊंगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है अरे नहीं नहीं अभी मैं दवाई नहीं लूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। कैन आई से हाँ, इंटरेस्ट रेट की बढ़ने कम होने की वजह से बैंकिंग सेक्टर अफेक्टेड है, हाँ बैंकिंग सेक्टर की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर अफेक्टेड है, हाँ रियल एस्टेट की वजह से सीमेंट इंफ्रा स्टील पावर अफेक्टेड है, बट क्या इसकी वजह से फार्मा सेक्टर अफेक्टेड है क्या? द आंसर इज नो। सो अब सुनो, एक होता है ना अंधों में काना राजा, बस ऐसा ही कुछ होने वाला है फार्मा के साथ। बाकी सारे सेक्टर डाउन हो रहे हैं, तो पब्लिक ये सेक्टर में तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, पर पब्लिक के पास पैसा है इक्विटी मार्केट में डालना है, तो वो क्या करेगा, फिर ऐसे मार्केट में डालेगा जो स्टेबल है। तो स्टेबल मार्केट कौन है? फार्मा। तो आज बाकी सब गिर रहे हैं पर फार्मा स्टेबल है, तो पब्लिक फार्मा में डालना चालू कर देगा कि भाई एटलीस्ट गिर तो नहीं रहा है। अब फार्मा में पब्लिक डालना चालू करेगा तो फार्मा का ग्रोथ होना चालू होगा, बिकॉज अब इसका डिमांड बढ़ रहा है। समझ रहे हैं क्या तुम लोग? सो फार्मा में स्टेडी ग्रोथ हुआ तो फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि बाकी लोग तो कम हो रहे हैं, बाकी लोग तो कम हो रहे हैं। इट इज लाइक दिस कि भाई एग्जाम में अगर पेपर एकदम टफ आता है तो अपने को 40 आएगा तो भी अपन खुश है, क्योंकि बाकी लोग को तो 40 के भी नीचे आ रहा है। आई लॉट बराबर कि नहीं? पीपल आर एटलीस्ट गेट, आई एम एटलीस्ट गेटिंग 40, पीपल आर गेटिंग लेस देन 40, एटलीस्ट 40 आया तो मेरा पास होने का स्कोप तो है। बस ऐसे ही है, फार्मा में स्टेडी ग्रोथ तो है, फार्मा में पब्लिक जितना दवाई खाएगा अभी भी उतना ही दवाई खाएगा, इंटरेस्ट रेट से उसे फर्क नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली ना उसका डिमांड बढ़ जाएगा बॉस, इनडायरेक्टली ना फार्मा सेक्टर का डिमांड बढ़ जाएगा। फिर दूसरा, क्या आप लोग घर पे जो आपके क्या आप लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से नहाना कम कर दोगे क्या? बराबर है, बाल धोना कम कर दोगे, शैम्पू यूज करना कम कर दोगे, ब्रश करना कम कर दोगे? द आंसर इज नो। सेम इज गोइंग टू बी विद द एफएमसीजी स्टॉक्स। एफएमसीजी का मतलब समझता है क्या कोई? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, और वो है आईटी सेक्टर को बहुत फायदा होगा, आईटी सेक्टर को बहुत फायदा होगा, आईटी सेक्टर भी बढ़ना चालू कर देगा। आईटी सेक्टर भी बहुत बढ़ना चालू कर देगा। सर आईटी सेक्टर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब आईटी सेक्टर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा देगा। सर ऐसा क्यों? अब वो बहुत सारी चीजें तुम लोग को मेरे को समझानी है, बट जस्ट एक खाली आइडिया दे देता हूं। डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि अब सुनो, $1 में पहले से फॉर एग्जांपल 80 रुपीज आता था। अब अब इन्फ्लेशन की वजह से है ना, इंडिया का जो करेंसी रेट है ना वो थोड़ा डाउन हो गया। इंडिया का करेंसी रेट डाउन होने का मतलब यही होता है कि अब अगर $1, अब अगर $1 80 का है तो अब वो हो गया 90 रुपीज का। अब सोचो ना, अगर आप एक्सपोर्टर हो, अगर आप एक्सपोर्टर हो और आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आपने $1 लाख का माल एक्सपोर्ट किया तो 80 लाख रुपीज आपको आएगा अकाउंट में। अब आप एक्सपोर्टर हो, आपने $1 लाख का माल एक्सपोर्ट किया तो आपके अकाउंट में 90 लाख रुपीज आ जाएगा, तो आईटी सेक्टर ग्रोथ हो जाएगा। तो यहां पे अगर कुछ सेक्टर आप लोग को डाउनफॉल दिख रहा है, सामने और कोई सेक्टर्स है जिसमें ग्रोथ भी होने वाला है, डॉलर बढ़ने वाला है। और ये डॉलर कैसे क्या बढ़ेगा सब बताऊंगा मैं आपको, कि हाउ द होल इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हैपेंस इन केस ऑफ डॉलर्स इंक्रीज। ठीक है, वो फॉरेक्स करके चैप्टर है, उसमें अपन लोग पढ़ेंगे समथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट पैरिटी और वो सब। फिर बाद में और एक कॉन्सेप्ट है कि अब यहां पे क्या हो जाएगा पता है, ये जो अब $1 इज इक्वल टू ₹90 हो गया, सुनना ध्यान से, $1 इक्वल टू ₹90 हो गया। तो सर इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा पता है क्या? जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं वो कॉस्टली हो जाएगा। क्रूड ऑयल मैं इंपोर्ट करता हूं,
क्रूड ऑयल मैं इंपोर्ट करता हूं वो कॉस्टली हो जाएगा, गोल्ड मैं इंपोर्ट करता हूं उसका भी भाव बढ़ जाएगा, बट देयर विल बी वन मोर इंडस्ट्री जिसका भाव कम हो जाएगा, एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन विल बी दैट विल बी बॉन्ड्स इंडस्ट्री, दैट विल बी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जिसको बोलते हैं ना, वो बॉन्ड्स का वैल्यू कम हो जाएगा। इसके ऊपर पूरा अलग से एक चैप्टर ही है भाई, तो वो बताऊंगा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स में, बट फिर भी आपको एक आइडिया चाहिए तो बता देता हूं। देखो क्रूड ऑयल क्यों बढ़ जाएगा कॉस्ट उसका, क्योंकि क्रूड अपन इंपोर्ट करते हैं। अब $1 80 की जगह $1 90 है, तो मैं $1 लाख का माल इंपोर्ट किया तो पहले 80 लाख देना पड़ता था, अब 90 लाख देना पड़ेगा बरकरदार। क्रूड का कॉस्ट बढ़ेगा, गोल्ड में इंपोर्ट करता हूं गोल्ड का कॉस्ट बढ़ेगा, बॉन्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो डॉलर अप्रिशिएट होगा, रुपी डेप्रिशिएट होगा, रुपी गिरेगा। अगर रुपी गिरा, हेलो, अगर रुपी गिरा तो इंपोर्ट महंगा तो क्रूड ऑयल महंगा, गोल्ड महंगा। अगर रुपी गिरा तो एक्सपोर्ट अच्छा, एक्सपोर्ट अगर अच्छा तो आईटी वाला खुश। कुछ समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे जो भी लिखा है? खाली एक बॉन्ड वैल्यू है वो मैं समझा दूंगा, बाकी सब समझ में आया आप लोगों को कि बहुत सारा खिचड़ी बन गया है दिमाग में? सर फर्स्ट सेकेंड डे पे आप इतना हाई लेवल कैसे पढ़ा रहे हो सर? मतलब सर छोड़ देंगे हम लोग एएफएम? अरे नहीं, ऐसा नहीं। देखो तुम लोग के बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं मैं, ये आपको ये बातें ना कोई नहीं सिखाएगा। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, कोई आपको लगता है एएफएम का सेकेंड लेक्चर में कोई इंटरेस्ट इन्फ्लेशन का बात करेगा? पूरे सब्जेक्ट में नहीं करेगा उसका बात, बट अपन लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स ले ले रियल लाइफ के, जापान के, जिम्बाब्वे के। आरबीआई गवर्नर बना दिया आपको, स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट बता रहा हूं। अब कभी नोट करना, जब आरबीआई गवर्नर इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ बोलेगा, नेक्स्ट डे इकोनॉमिक टाइम्स में इंपैक्ट देखना ये सारे शेयर्स के ऊपर, आपको समझ में आएगा क्या लेवल पे चले गए अपन लोग खाली सेकेंड डे में। यार क्या बात कर रहे हो? फिर भी हाई लेवल लगा हो आपको तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये तो एक चीज मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। बाकी आप बताइए, एक्सपोर्ट से आईटी कैसे बढ़ा? आईटी होता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंपनीज कौन सी है? इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये लोग सब लोग है ना सॉफ्टवेयर बना के यूएसए में बेचते हैं बेटा। इवन प्रीत, ये लोग सब लोग यूएसए में सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं। तो अब सपोज तू इन्फोसिस वाली है तो तू सॉफ्टवेयर बना के यूएसए में बेचेगी, तेरे को 1 लाख एक्सपोर्ट किया तूने तो $1 लाख आने वाला था। अब तेरे को जब $1 लाख आएगा, पहले तेरे को $1 लाख का 80 लाख मिलता था, $1 इक्वल टू 80 रुपीज। अब तेरे को $1 लाख का 90 लाख मिलेगा, तो तूने तो कुछ एक्सपोर्ट किया और डॉलर का भाव बढ़ा, तो ऑब्वियसली तेरे को तो फायदा ही हो गया ना यार। समझे क्या? समझ आ रहा है? ओह वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब आ रहे हैं अपन लोग एक बॉन्ड्स वैल्यू का, मैं खाली आप लोगों को एक लास्ट चीज बता देता हूं और फिर बाद में अपन लोग हाँ हंसी खुशी के साथ इसको एंड करेंगे। मैं फिर भी एक छोटा सा रिकैप भी दूंगा आपको एंड फिर आप लोग से सजेशन ले लूंगा कैसा लगा आज का सेशन। चलो आ जाओ। सो अब मैं आ रहा हूं मेरे नेक्स्ट चीज के ऊपर कि सर बॉन्ड्स या डिबेंचर का वैल्यू कैसे कम होगा? सर बॉन्ड्स या डिबेंचर का वैल्यू कैसे कम होगा? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड्स का वैल्यू कम हो जाएगा। जी हाँ सर, कैसे होगा ये? आओ बताता हूं मैं। ऐसा सोचो, रिलायंस ने एक बॉन्ड्स इशू किया, कभी पता है 2025 में रिलायंस ने एक बॉन्ड्स इशू किया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बॉन्ड्स इशू किया और ये बॉन्ड्स इशू किया हम लोग ने एट द रेट 8% इंटरेस्ट। ये बॉन्ड्स इशू किया एट द रेट 8% इंटरेस्ट। कितने साल के लिए पता है? फॉर 10 ईयर्स, ठीक है ओके। इस दिन बॉन्ड का वैल्यू था 1005 रुपीज, 1005। अब सुनना ध्यान से, 2027 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज। अब वही टाइम पे गौतम अडानी को बॉन्ड्स मतलब पैसे का जरूरत था, तो उसने न्यू बॉन्ड्स इशू किया। अब वो ये न्यू बॉन्ड्स कितने पे इशू करेगा? उसने ये न्यू बॉन्ड्स इशू किया एट द रेट 11% पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका था। समझ में आया तुम लोगों को? रिलायंस को 2025 में 2025 में पैसा चाहिए था, इट वांटेड मनी, सो इट इशूड
bonds at the rate 8% interest based on that year's interest rate. 3 साल के बाद, 2 साल के बाद आज वापस से अडानी को भी चाहिए, तो अडानी को अगर पैसा चाहिए तो इट विल इशू बॉन्ड्स एट करंट रेट इंटरेस्ट रेट एंड दैट इज 11%. अब ऐसा सोचो, आपने अगर रिलायंस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, आपको तो 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, और आज की तारीख में यह अडानी तो 11% इंटरेस्ट दे रहा है. आप क्या करोगे? आप मुझे बता दो, आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा तो मैं क्या करूंगा? रिलायंस का बॉन्ड्स बेच दूंगा, रिलायंस बॉन्ड्स सेल, एंड आप क्या करोगे? अडानी का बॉन्ड्स खरीद लोगे, अडानी बॉन्ड्स आप परचेज कर लोगे, बराबर है? अब इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर बढ़ते जाएगा, एंड अडानी बॉन्ड्स परचेज करने के लिए इसका डिमांड बढ़ते जाएगा. आप मेरे को बताओ, रिलायंस बॉन्ड्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आया इंटरेस्ट इंक्रीज का? जैसे इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, बॉन्ड अब पब्लिक बेचना चालू कर देगा, रिलायंस का बेचना चालू करेगा, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड, सीधी सी बात है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल फॉल डाउन. पीपल विल नाउ परचेज दिस. समझ में आया? तो देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, उसकी वजह से बॉन्ड का वैल्यू कम हुआ, क्योंकि जो हायर अब पब्लिक नया वाले लोन के ऊपर जाएगा, जो पुराना इंटरेस्ट रेट वाला बॉन्ड और इशू हो चुका है, अब उसको पब्लिक बेचना चालू कर देगा. पब्लिक बोलेगा हम लोग नया लेंगे, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. क्या समझे? एनीवेज, नहीं भी समझाओ बॉन्ड्स वैल्यू वाला तो आगे एक पूरा चैप्टर है, समझाऊंगा डिटेल में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट खाली आप लोगों को एक बात बता रहा हूं that this is how the system functions. अगर मैं आप लोगों को पूछूं, समझ गुडू, क्या आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आया गाइस? बोलो टेल. ठीक है. अच्छा, आज अपन लोग ने है ना 3 बड़ी चीजें सीखी, 3 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखे. क्या सीखा? एक, कि आरबीआई गवर्नर को 2 मेन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है. एक, इंटरेस्ट रेट नहीं रखा अगर ध्यान, तो जापान के जैसा स्टैगफ्लेशन हो जाएगा. दूसरा है इन्फ्लेशन, अगर ध्यान नहीं रखा तो जिम्बाब्वे के जैसे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा. फिर बोलना मत मेरे को. अच्छा, मुझे एक क्विक रिकैप देना. अरे वाह, सब लोग हो, तुम लोग एंड तक हो. बस अभी 1-2 मिनट के अंदर पूरा ही सेशन एंड हो जाएगा. बस तुम लोग का भी लास्ट तक साथ चाहिए. अगर तुम्हारे को आरबीआई गवर्नर मैंने बनाया और मैंने बोला कि यार अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे? चलो फटाफट अभी अपन लोग पूरा वो रिकैप ले लेते हैं. फटाफट बताओ मुझे, क्या करोगे? इन्फ्लेशन अगर इंडिया में बढ़ गया है, आप हो आरबीआई गवर्नर, सेकेंड लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड आपको आरबीआई गवर्नर बना दिया है, आपको स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में सिखा रहा हूं मैं. क्या बात है यार, चैंपियन लोग हो आप लोग, मानना पड़ेगा. फटाफट बताओ, इन्फ्लेशन अगर बढ़ा, इन्फ्लेशन अगर बढ़ा, सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे अगर आप आरबीआई गवर्नर हो तो? करेक्ट. अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, सुनो ना ध्यान से, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, देन मैंने तुम लोगों को बोला ही था ना फर्स्ट डे पे, आई विल कनेक्ट यू विद एग्जांपल्स, ऐसा एग्जांपल्स विच यू विल नेवर इन योर लाइफ विल बी एबल टू फॉरगेट. करेक्ट. अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, सीधा मत बोलो कि आप लोग इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे. आपका जवाब ऐसा होना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लिक्विडिटी
कम करना पड़ेगा। अगर लिक्विडिटी कम करना पड़ेगा देन इन दैट केस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना लॉजिकली, क्योंकि मैं लिक्विडिटी कैसे कम करूंगा, मार्केट में पैसा कम होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो पब्लिक इजीली लोन नहीं मिलेगा, द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज। टेल मी विच आर द स्टॉक्स दैट विल गो डाउन, टेल me which are the stocks that will go down. Come on everybody has to answer. Stocks that will go down. बोलो टेल कैन आई से स्टॉक्स। चलो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो अब लोग लोन नहीं लेंगे, सर लोन नहीं लेंगे तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर गाइस, सो द बैंकिंग सेक्टर विल गो डाउन। अगर लोन नहीं लेंगे तो अपना घर नहीं बनाएंगे, घर नहीं बनाएंगे तो रियल एस्टेट विल गो डाउन, अगर रियल एस्टेट गया देन इन दैट केस इंफ्रा गाइस, सीमेंट, स्टील, power, everything connected will get affected. Oh my god. बट कुछ सेक्टर्स है जो स्टेबल रहेंगे एंड इनफैक्ट दैट विल गो अप, सेक्टर्स दैट विल गो अप। तो सर अगर समझो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो वैसे वर्षा होगा, वेल द आंसर इज यस। अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोग लोन लेना चालू करेंगे, लोन लेंगे तो घर लेंगे, घर लेंगे तो सीमेंट स्टील इंफ्रा पावर का जरूरत पड़ेगा एंड ऑब्वियसली थिंग्स विल गो अकॉर्डिंगली। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, सब चीजें कनेक्टेड होती है बेटा। स्टॉक्स दैट विल गो अप, फार्मा हो सकता है ऊपर, आईटी का स्टॉक्स ऊपर जा सकता है, फिर एफएमसीजी का स्टॉक्स ऊपर जा सकता है। करेक्ट, अच्छा एवरीबॉडी। डॉलर का क्या होगा, $1 अगर 80 रुपीज है तो अब $1 हो जाएगा 90 रुपीज। सो इन शॉर्ट रुपीज डेप्रिसिएट हुआ, डॉलर अप्रिसिएट हुआ, सब समझाएंगे आपको। हाँ। फिर अच्छा अगर डॉलर बढ़ गया तो कहना है इसे क्रूड ऑयल और गोल्ड, कहना है इसे ये दोनों इंपोर्ट भी कॉस्टली हो जाएगा, ये दोनों इंपोर्ट होता है ये भी कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो, अब आपको ज्यादा पेमेंट करना है डॉलर के टर्म्स में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड वैल्यू का क्या इंपैक्ट होगा अगर इंटरेस्ट बढ़ा, तो याद रखना बॉन्ड वैल्यू कम हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था, बट फिर भी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी करके चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में करेंगे तो और चीजें क्लैरिटी आ जाएगी। वाह कैसा लग रहा है आरबीआई गवर्नर्स, मजा आ रहा है। ओके टाइम फॉर मी टू से यस। कैसा लगा सेशन, समझ में आया तुम लोग को, ज्यादा एकदम हैवी नहीं हो गया ना, इट वॉज मैनेजेबल, गुड, लेट मी नो। बस अगर तुम लोग को भी चाहिए कि मैं ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट को, स्टॉक मार्केट को एक ही लेक्चर में, सोचो ना इंटरनेशनल मार्केट पे भी चले गए अपन, फाइनेंशियल मार्केट पे भी चले गए, ग्लोबल चीजों को भी कनेक्ट कर लिया एंड वाओ वी हैव अ परफेक्ट रेसिपी। चलो डन। इफ यू लाइक दिस डू लेट मी नो सो दैट मैं आप लोग को आगे वाले सेशंस में भी ऐसे ही चीजों को कनेक्ट करते रहूंगा। ऑब्वियसली जो सम्स है वो तो करवाना ही है, जो मॉड्यूल है वो तो करना ही है लाइफ में यार, बट ये भी चीजें आ गई तो वी विल ऑलवेज हैव एन एज ओवर अदर्स एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम ईच स्टूडेंट ऑफ माइन। चलो बहुत आशा कराया सर, आशा क्या होता है, अच्छा ओके बहुत अच्छा कराया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इवनप्रीत जी, ग्रेट। ओह थैंक यू ओके। सो टुमारोज क्लास टाइमिंग्स, टेल मी, कल सैटरडे है, कल तुम लोग का कैसा रहता है, ऑफिस रहता है कि नहीं? इफ नॉट सेम टाइम 8 AM, चलो डन। See you all tomorrow 8 AM. Time for me to say hasta la vista. Keep smiling. Thank you so much. Bye bye. अच्छा एक नोट्स और सब वीडियोस और सब अपडेट हो जाएगा, मोस्टली फर्स्ट 2 वीडियोस तो तुम लोग को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा मेरा, मैं अपलोड कर दूंगा, और फिर बाद में तो
हो ही रहा है। बाकी कुछ भी हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, विल स्टे इन टच, बाय बाय।